सो आज हमारी क्लास नंबर 31 है। तो लास्ट क्लास में हमने सभी ने अवज्ञा आंदोलन का महत्व देखा था। क्लास नंबर 31। तो आज हम देखेंगे कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के बारे में जानेंगे और ये क्या चीज़ है। ठीक है, और इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 में की गई। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया जो कि वंचित समाज था। इस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे उस टाइम पे। ठीक है, जिस टाइम ये वो कहा गया कम्युनल अवार्ड वो उसको जारी किया गया। ठीक है, तो 20 सितंबर को गांधी जी ने क्या करा, 20 सितंबर को इसके खिलाफ भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। इसके विरोध में इसके जो फिर काफ़ी मनाए गांधी जी को मनाया गया और उनके बीच गवर्नर जनरल और उनके बीच भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौता, ठीक है, ये हुआ था 26 सितंबर 1932। और ये समझौता हुआ गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर, और जो मध्यस्थता की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका निभाई उसमें थे मदन मोहन मालवीय थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे और सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, और जो ये समझौता हुई, इस समझौते में शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये रखी गई, दलितों को पृथक निर्वाचन अस्वीकार कर दिया गया, दलितों का जो दिया गया था उसमें। ठीक है, और सेकंड बात, सामान्य आरक्षण के तहत जो प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए 71 से बढ़ाकर 100, जो प्रांत में, ठीक है, 171 से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई। और जो सेंट्रल में 17% सीटें फिक्स कर दी गई। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समझौते के लिए गांधी जी को धन्यवाद दिया, ताकि नहीं तो अगर ये भी हो जाता तो देश विभिन्न भागों में बढ़ जाता आगे चलकर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को धन्यवाद दिया इसके लिए। गांधी जी ने फिर दलितों को हरिजन नाम दिया था इसी में, और गांधी जी ने एक बनाई अखिल भारतीय ऑल इंडिया हरिजन संघ। ठीक है, ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाई गई। ठीक है, स्थापना करी उसकी, और हरिजन नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित करा इसमें। ठीक है, और एक जो अखिल भारतीय ऑल इंडिया हरिजन संघ थी, अखिल भारतीय भारतीय होगा, इंडियन ने अखिल भारतीय हरिजन संघ। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। अब आ जाता है हमारा 1935 का इंडियन भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम मतलब 1945 में सुधार किए गए अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, अधिनियम। ठीक, इसमें भी हम 3 चीज़ देखेंगे, गृह सरकार में परिवर्तन, केंद्र सरकार में परिवर्तन और प्रांत में परिवर्तन। ठीक है, अब गृह सरकार में तो क्या करा, जो भारत परिषद थी वहाँ पे इंग्लैंड में, उसको ही समाप्त कर दिया गया, और भारत के सचिव की सहायता के लिए एक एडवाइजरी कमेटी की गठन किया गया, लेकिन जो वो सलाह देता था उस पर सचिव पर बाध्यकारी नहीं थी। ये तो कराया गया गृह सरकार में। अब केंद्र सरकार में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जो कि साइमन कमीशन की सलाह थी और नेहरू रिपोर्ट में भी कुछ चीज़ें थी, तो दोनों मतलब उसमें चीज़ें मिलती हुई हैं। ठीक है, एक तो अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय रियासतें प्लस ब्रिटिश प्रांत दोनों होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन रखी थी, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके लिए तो ये अनिवार्य था कि मतलब इसमें शामिल होगा, लेकिन जो रियासतें थी उनके लिए वैकल्पिक रख दिया था। तो इस कारण ये इसकी भूमिका बन ही नहीं सका ये वाला। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन। फिर सेकंड क्या है, केंद्र में 2 सदन होंगे, एक तो राज्य परिषद होगा, एक होगा केंद्रीय विधानसभा।
और इसकी जो 60 सीटें थी पहले, अब उसको 260 कर दिया गया, और इसकी कर दी गई केंद्रीय विधानसभा की 375 सीटें। ठीक है। अब ये तो हो गई दूसरी दो चीज़ें। और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 3 सदस्य गवर्नर द्वारा नामित किए जाएंगे और बाकी जो होंगे 10 सदस्य वो भारतीय होंगे। चौथी बात, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा, जो प्रांतों में था पहले। द्वैध शासन लगाया जाएगा। पांचवा, जो शक्तियों का विभाजन होगा वो केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची से के हिसाब से होगा। और गवर्नर जो रेजुडरी पावर्स हैं, जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो किसको दी जाएगी? जी को, गवर्नर जनरल को। ठीक है। सातवां, गवर्नर जनरल को एक और दिया गया, वीटो एंड ऑर्डिनेंस की पावर दी गई। आठवां क्या दिया गया गवर्नर जनरल को? ये दोनों चीज़ें। अब आठवीं परिवर्तन क्या था? एक तो बर्मा को भारत से अधिक वो कर दिया गया, अलग कर दिया गया। नौवा, सिंध उड़ीसा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक वो बनाया गया, स्टेट। ठीक है, अलग से। और 10वां, जो दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया। आरबीआई की स्थापना की गई। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और केंद्र राज्य संबंध को हल करने के लिए संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई इसमें। तो ये थे थोड़े थोड़े केंद्र के बारे में। और प्रांतों के बारे में तो यही था। जो द्वैध शासन लागू करा था 1919 में, उसको ख़त्म कर दिया गया। और द्वैध शासन ख़त्म कर दिया गया। और कुछ 11 में से 6 विधानसभा में, ठीक है, 2 सदनीय विधानसभा की स्थापना की गई, जिसको हम बोलते हैं वॉम @UP एंड बिहार। एक तो था उसमें बिहार, ठीक है, 11 में से 6। एक था यूपी, एक था असम, एक था बंगाल, एक था मद्रास, एक था बॉम्बे। तो ये लोग 6 वो थे स्टेट जिसमें द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था की गई, 2 सदन की। अब इसमें कुछ कमियां थी इसका एक्ट की। कमियां क्या थी? जो देशी रियासतें थी, जो ऑल इंडिया फेडरेशन में हिस्सा होना था, लेकिन वो उनके लिए अनिवार्य नहीं था, उनके लिए सिर्फ वैकल्पिक था। इसीलिए राजाओं ने कोई एक दिलचस्पी नहीं दिखाई उसमें और ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई नहीं। फिर दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी यही थी कि मतलब उस समय के दौरान रियासतों की जनसंख्या 24% थी, लेकिन उन्हें केंद्र में अधिक सीटें दी गई। जैसे कि राज्य परिषद में 40% सीटें दी गई रियासतों को, और केंद्रीय विधानसभा में 33.33% दिया गया। अब तीसरी जो कमी थी वो थी, जैसे कि अपशिष्ट शक्ति किसको दे दी थी? वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। गवर्नर जनरल के पास वीटो था, अध्यादेश की शक्ति थी। ठीक है। और केंद्र में जो पहले प्रांतों में मतलब वो था, द्वैध शासन लगा था, अब वो केंद्र में लागू कर दिया। दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई इसमें। ठीक है। हालांकि प्रांतों को स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी दी गई थी इसमें, लेकिन गवर्नर के पास अभी भी वीटो और अध्यादेश की शक्ति थी। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स है, सार्वभौमिक मताधिकार, वो नहीं दिया गया था। तो गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में एक इम्पोर्टेंट कथन कहा था कि इसमें कोई इंजन नहीं है, लेकिन इसमें कहीं अधिक ब्रेक ज़्यादा है इसमें। ठीक है। यह अधिनियम उस गाड़ी की तरह है जिसमें कोई इंजन नहीं है लेकिन ब्रेक ज़्यादा है। दिस ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इन्होंने ऑल्सो कहा था चार्टर ऑफ द स्लेवरी, इसको कहा था। अब 1937 में चुनाव भी हुए थे इस टाइम पे। ठीक है। 1937 में चुनाव हुए थे प्रांतों में। तो प्रांतों में चुनाव हुए थे, जो 11 स्टेट थी उसमें से कांग्रेस ने 8 में सरकारें बना ली। ठीक है। अब वो जो 3 स्टेट थी जिसमें बना नहीं पाई, वो थी बंगाल पंजाब और सिंध। इन तीनों में सरकार नहीं बना पाई, बाकी सब में बना लिया। मुस्लिम लीग तो किसी में भी सरकार नहीं बना पाई। अब बंगाल में किसने बनाई? बंगाल कृषक पार्टी ने बनाई। पंजाब में किसने सरकार बनाई? यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाई। ठीक है, जिन्होंने साइमन कमीशन का वो भी करा था सपोर्ट। और सिंध में किसने बनाई? सिंध में एक गठबंधन सरकार बनी थी। अब ठीक है। और ये एक संयुक्त प्रांत था, जो आज के टाइम पे यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस। वो यूपी में कांग्रेस और मुस्लिम दोनों चुनाव से पहले एक गठबंधन किया था, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल ही नहीं किया बाद में। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पे ये आरोप लगाया कि जो कांग्रेस शासित प्रांत है उसमें मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, और उसकी जांच के लिए समिति का गठन किया गया। एक तो समिति गठन करी मुस्लिम लीग ने, शरीफ कमेटी। ठीक है। और एक थी करी गई थी पीरपुर कमेटी। जब
दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने बिना पूछे भारतीयों को शामिल कर लिया था इसमें, ठीक है। और कांग्रेस ने इसका विरोध करा, तो फिर विरोध करा तो कुछ सुना नहीं, तो इन्होंने कांग्रेस ने विरोध में 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकार जो भी बनी थी जिसमें सब में इस्तीफा दे दिया। और मुस्लिम लीग ने इसी घटना को 22 दिसंबर को लिबरेशन डे बनाया, लिबरेशन डे जिसे कहते हैं मुक्ति दिवस भी मनाया, ठीक है। अब मुस्लिम लीग ने 1940 में उसी टाइम पे एक अधिवेशन करा था लाहौर में, लाहौर में, और उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के रूप में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग रख दी थी इसमें। अब ये भी पूछा जाता है कि मतलब ये पाकिस्तान का नाम मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एक थे हमारे, मतलब ये 1933 में एक चौधरी रहमत अली थे, तो वो जो मुस्लिम राज्य का नाम इन्होंने सजेस्ट करा था पाकिस्तान रखा जाए, कोई एक जो मुस्लिम राज्य होगा, ठीक है। और 1930 में भी एक मांग उठी थी। 1930 में कवि जो इकबाल थे जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था, इलाहाबाद सत्र के दौरान मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, ठीक है। लेकिन मतलब पाकिस्तान नहीं बोला था, लेकिन जो पाकिस्तान नाम सबसे पहले करा था 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा बोला गया। और जो ये थे चौधरी रहमत, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक छात्र थे, और इन्होंने एक पुस्तिका चौधरी रहमत अली जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का वो करा था, सजेशन दिया था, और ये छात्र थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने एक वो लिखी थी मतलब बुक, नाउ और नेवर, ठीक है। फिर आ गया हमारा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को, जिसको कहते हैं अगस्त प्रपोजल। जारी किसने किया? लॉर्ड लिथगो ने, जो कि गवर्नर जनरल थे। और इसमें जो प्रावधान थे, प्रावधान ये थे, पहला, एक युद्ध परामर्शदात्री समिति, वॉर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट नोट करने की बात है, डोमिनियन स्टेट के दर्जा दे रहे हैं ये, ठीक है। तीसरी बात, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को बहुमत दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी दे रखा था, मतलब उसमें तो था ही, लेकिन इसमें बोला गया था बहुमत दिया जाएगा। और भारतीयों को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। भारतीय को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और एक और बात कही थी, जैसे अल्पसंख्यक की सहमति के बिना कोई भी समझौता संपन्न नहीं होगा। नो एग्रीमेंट शुड बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटी। सो ये चीज़ें कही गई इसमें। और फिर इसमें जो पॉजिटिव्स थे वो तो ये थे, एक वॉर एडवाइजरी कमेटी उसका गठन होगा, वो पॉजिटिव थिंग थी। पहली बार डोमिनियन स्टेट के बारे में बात की गई, ठीक है, इस अगस्त प्रस्ताव में। और भारतीय अपना संविधान स्वयं स्वयं बनाएंगे। ये तो कुछ पॉजिटिव बातें थी। अब नेगेटिव बातें भी थी। नेगेटिव क्या थी? भारतीयों ने 1999 में पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज अभी भी वो डोमिनियन स्टेट देना ही चाहते थे। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, 1935 में तो 10 मेंबर ऑलरेडी उसमें थे, जो कि मेजोरिटी से बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इसमें क्या क्या होगा? मेजोरिटी दी जाएगी, तो इससे बढ़िया तो वही था 1935 का एक्ट। और अल्पसंख्यकों को वीटो दे दिया गया, वीटो की पावर दे दी गई, क्योंकि विदाउट देयर कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी ये जो एग्रीमेंट है इट शुडेंट बी डन, ठीक है। तो ये उनको एक पावर दे दी गई थी। तो फिर स्टार्ट हुआ है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से स्टार्ट हुआ था, और इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। और यह आंदोलन पावनार आश्रम से शुरू हुआ था, और जिसके फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे, सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और थर्ड थे ब्रह्मदत्त। तो ये क्यों किया गया? बेसिकली पूछा जाता है कि क्यों किया गया, तो ये गांधी जी द्वारा एक वो था। गांधी जी ने इसमें के बारे में कहा था, गांधी जी के अनुसार हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हिटलर मानव शांति के लिए खतरा है। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, और इसलिए अंग्रेज मतलब वो
दो दो अंग्रेजों को गांधी जी दो विभाजन वो नहीं करना चाहते, शक्तियों का विभाजन नहीं, मतलब वो नहीं करना चाहते, ताकि वहाँ भी बिजी रहे, वहाँ भी, इसीलिए एक व्यक्तिगत अपना वो दिखाना चाहते थे, विरोध दिखाना चाहते थे सबके सामने, लेकिन अंग्रेजों को वैसा नहीं करना चाहते थे कि मतलब उनकी वहाँ भी ध्यान भटके और वहाँ भी। तो इस प्रकार ये मेन इसकी थीम थी। और साम्यवादी के अनुसार ब्रिटेन और हिटलर दोनों ही साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए ताकि हमें स्वतंत्रता मिल सके। ये कहा था साम्यवादियों की, ये के अनुसार ये चीज़ें थी। गांधी जी के अनुसार हमारे बड़े आंदोलन के कारण अंग्रेजों की शक्ति दो भागों में विभाजित हो सकती है, और गांधी जी ने ये भी कहा था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक छोटा आंदोलन शुरू करना चाहिए ताकि हम विश्व विश्व समुदाय को ये संदेश दे सकें कि ब्रिटेन भारत की मेन लोकतांत्रिक मूल्य के लिए नहीं लड़ रहा है। ठीक है, बाद में ये रहे ना रहे कि मतलब हम विश्व को ये तो पता चले कि मतलब ब्रिटेन, भारत तो उसको साथ दे रहा है लेकिन जो ब्रिटेन है वो लोकतांत्रिक मूल्य उसमें स्थापित ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और गांधी जी ने अंग्रेजों की शक्ति को कम किए बिना और अराजकता पैदा किए बिना एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और इसके माध्यम से उन्होंने विश्व समुदाय को अवगत कराया कि ब्रिटेन भारत में लोकतांत्रिक मूल्य को लागू नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें थी इसके बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चालू करा था। अब इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में वो आया था। ठीक है, तो भारत को इसकी जो प्रावधान थे इसमें बोला गया भारत को एक डोमिनेट स्टेट बनाया जाएगा, जो कि सेम बोला गया था अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन इसमें जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र तो होगी। दूसरा, भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकता है, कॉमनवेल्थ का सदस्य बन सकता है, ये उसके ऊपर होगी। ठीक है चीज़ें। तीसरा, चौथा, प्रांत चाहे तो अपना अलग संविधान बना सकते हैं, प्रांतों को इतनी ज़्यादा वो देती थी छूट। अल्पसंख्यकों के लिए अलग समझौता किया जाएगा, और ये सभी प्रावधान विश्व वर्ल्ड वॉर जब 2 खत्म होगा उसके बाद लागू होंगे। इसमें क्या थे पॉजिटिव्स? पॉजिटिव तो यही था, पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव यही था, भारत को एक ऐसा डोमिनेट स्टेट बना रहे थे जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र है होगी, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी वैकल्पिक रखी थी भारत के लिए। सेकंड, जो पहली बार संविधान सभा के गठन की बात की गई, और अल्पसंख्यकों को दिया गया वीटो वापस ले लिया गया। इसमें कुछ नेगेटिव थे। नेगेटिव क्या थे? जैसे कि भारतीय 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी भी अंग्रेज क्या दे रहे थे? डोमिनेट स्टेट का दर्जा देना चाहते थे, और प्रांतों को इतनी स्वतंत्रता दे दी थी कि वो अपना अलग संविधान बना ले, और जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, अब इसके बाद गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसके कारण क्या थे, क्यों स्टार्ट करा? कारण देख लेते हैं। कारण यही थे, गांधी जी जो जो गांधी जी की पॉलिसी थी, स्ट्रगल रेस्ट स्ट्रगल, संघर्ष विराम संघर्ष के तहत सभी ने क्या अवज्ञा आंदोलन को एक लंबा समय हो चुका था, और मतलब लोग एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, तो इसलिए एक आंदोलन करना जरूरी था। सेकंड, जो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण देश में असामान्य परिस्थितियाँ थी, जिस कारण भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। तीसरा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के कारण भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था। और चौथा, भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया था। और पांचवा, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, एशिया में जापान बढ़त बना रहा था, और अब भारत को जापानी हमले का भी खतरा था, इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की सलाह दी। फिर बनी एक वर्धा समिति। वर्धा समिति के बारे में पूछा जाता है। वर्धा प्रस्ताव आया 14 जुलाई 1942 को। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का था जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया इसमें वर्धा प्रस्ताव में। ठीक है, और 8 अगस्त को बॉम्बे से ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन शुरू हुआ था, और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा चला गया, और इसके तहत कांग्रेस के सभी प्रतिष्ठित जो भी पॉपुलर नेताएं थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को, 8 अगस्त को बोला था, 9 अगस्त को सारे, और गांधी जी को पुणे की आगा खां जेल है वहाँ भेज दिया, और बाकी अहमदनगर के किले में अन्य नेताओं को रखा गया, बाकी नेताओं को। अब कांग्रेस के जो दूसरी पंक्ति के नेता थे वो इस आंदोलन को नेतृत्व किया इन्होंने। ठीक है, जो भी सेकंड उसके वो थे पंक्ति के नेता,
अब जिस उसमें कौन कौन से थे, जयप्रकाश नारायण था, राम मनोहर लोहिया था, अच्युत पटवर्धन था, मीनू मसानी, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, अशोक मेहता थे, एक थी सुचेता सुचेता कृपलानी जी थी। ठीक है, तो ये कुछ नेता थे जो सेकंड पंक्ति के थे, जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करा, क्योंकि जो मुख्य नेता थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक उषा मेहता ने क्या करा, बॉम्बे में भूमिगत रेडियो की स्थापना की, और राम मनोहर लोहिया हर रोज संबोधित कर देते उस भूमिगत रेडियो को। आंदोलन हिंसक हो गया और सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया। अंग्रेजों ने जो हिंसा हुई थी वो गांधी जी को दोषी ठहराया, और गांधी जी ने इसका विरोध करा और 21 दिन की भूख हड़ताल करने लग गए थे। ठीक है, ये वाले। अब देश में ये परिस्थितियाँ बन गई थी कि देश में अलग अलग स्थानों पर समानांतर सरकारें चल रही थी, पैरेलल गवर्नमेंट। अंग्रेज़ की तो चली रही थी, जो अपना समानांतर सरकारें चली। एक चली थी बलिया में, जो कि यूपी में है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, पहली। दूसरी सतारा में, जो कि महाराष्ट्र में, नानाजी, किसने चलाई, नानाजी पाटिल और वाई बी चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता हैं, जो सीएम बने थे महाराष्ट्र के, पृथ्वीराज चौहान। और एक चली थी तामलुक, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे सतीश सामंत और मंतगिनी हजारा, महिला थी एक। ठीक है, और इन्होंने जातीय सरकार भी चलाई, जो कि विद्युत वाहिनी सेना बना ली थी उन्होंने जातीय सरकार द्वारा। फिर अब इसका पूछा जाता है महत्व क्या है इसका, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व पूछा जाता है। महत्व तो यही है, जो 1857 की क्रांति है उसके बाद यह भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। सेकंड, समाज के सभी वर्गों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, यहाँ तक कि पूंजीपतियों, कैपिटलिस्ट ने भी इसमें पूर्ण तरह से भाग लिया। तीसरा, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने स्थानीय स्तर पर आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन को सांप्रदायिक नहीं होने दिया। चौथा, यह आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से शुरू हुआ था, ये वाला, तो इसका महत्व यही है। और इस आंदोलन के दौरान सेना, पुलिस प्रशासन और संघ के संकल्प के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई थी। छठा, इसने आंदोलन के इस्पाती जो ढांचे था, द आयरन फ्रेम द ब्रिटिशर्स, उसको ध्वस्त कर दिया पूरी तरह। और सातवां, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत की स्वतंत्रता का केवल समय का प्रश्न बचा था। अब ये बचा था कि मतलब क्या और कब, क्या भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, क्या तो कोई था ही नहीं, बस ये बच गया था कब मिलेगी भारत को स्वतंत्रता। ठीक है, मिलनी तो थी लेकिन कब मिलनी है। अब यहीं पे एक आया था राजा राज गोपालाचारी फॉर्मूला, जो कि 1944 में आया था। इस फॉर्मूले में क्या बात की गई, इसमें बोला गया, मतलब कुछ प्रस्ताव थे मुस्लिम लीग को साथ में लाने के लिए, तो राजगोपालाचारी द्वारा ये फॉर्मूला तैयार किया गया। इसमें बोला गया मुस्लिम लीग कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करे। मुस्लिम जो बहुसंख्यक प्रांतों में जनमत संग्रह किया जाएगा, और जनमत संग्रह से पहले जो सभी राजनीतिक दल हैं वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे, और उनको दोनों को सबको अनुमति दी जाएगी। और विभाजन के मामले में अगर यदि विभाजन होता भी है तो संघ का गठन किया जाएगा दोनों के लिए, और जिसमें रक्षा, मतलब डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, रक्षा, विदेशी और संचार के संयुक्त रूप से रखा जाएगा। और ये सभी प्रावधान तब लागू किए जाएंगे जब अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। और अब एक और चीज़ थी, गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जिन्ना ने इसको मानने से, और गांधी जी ने जिन्ना को इसकी मनाने की भी कोशिश भी की थी, लेकिन जिन्ना नहीं मानी। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम तक कह दिया था, महान नेता बोलते हैं कायदे आजम को, और लेकिन जिन्ना ने इस फॉर्मूले को माना ही नहीं भाई। और जिन्ना की क्यों नहीं माना, जिन्ना की कुछ मांगी थी, आपत्तियाँ थी। क्या थी आपत्तियाँ, जिन्ना की आपत्तियाँ थी, एक तो ये था कि जो जनमत संग्रह है वो केवल मुसलमान भाग ले सकते हैं उसमें, और जनमत संग्रह से पहले केवल मुस्लिम लीग ही प्रचार की अनुमति दे सकती है। उसमें क्या कहा था, सारी पार्टियां देंगी उसमें अनुमति होगी, लेकिन इसमें बोला कि सिर्फ मुस्लिम वो ही देगी। और दूसरा, जितना साजिश संघ को अस्वीकार कर दिया, कंबाइंड जो फेडरेशन था उसको अस्वीकार कर दिया कि मतलब नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। और जो पूर्वी और पश्चिम को पाकिस्तान को जोड़ने के लिए उन्होंने एक गलियारे की मांग की। क्या गलियारा था, जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है,
तो यहाँ ये मुस्लिम मेजोरिटी थी, यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी, तो यहाँ बीचों बीच भारत के गलियारा मांग रहे थे जिन्ना, ठीक है। और जिन्ना ने अंग्रेज़ों से कहा डिवाइड एंड गो, विभाजन करो और जाओ, ये कुछ बोला इन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद आया एक बेबल प्लान, 1945 की बात है। इसमें क्या बोला गया, इस टाइम बेबल जो वो थे भारत के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल और सेनापति को छोड़कर, इन्होंने इसमें कहा गया गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर और सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरी बात कही, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें उच्च जाति श्रवण हिंदू और मुसलमानों को जो संख्या है वो संख्या दोनों की बराबर होगी। और आगे की चर्चा के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और उस सम्मेलन में सभी राजनीतिक दल, वो जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उसमें शामिल होंगे। और एक और बात, जो सभी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। फिर बना जो बेबल प्लान के बाद जो बोला था, शिमला सम्मेलन हुआ जो कि 19 जून 1945 में हुआ। और ये कब हुआ था, 1945 से पहले हुआ था, मतलब 1945 में होता, लेकिन ये जून में हुआ ये वाला शिमला। तो इस शिमला में क्या हुआ, शिमला सम्मेलन में, इस सम्मेलन में 22 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले तो 22 सदस्यों ने, ठीक है। सेकंड, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, वो 1945 तक कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व करा। जिन्ना ने कहा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग द्वारा किया जाएगा, और इसी पे शिमला सम्मेलन विफल हो गया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारतीय इतिहास में शिमला सम्मेलन को वाटरशेड कहा था, ठीक है। ये चीज़ें कुछ कही थी। फिर एक चीज़ होती है रॉयल नेवी रिवोल्ट, 1946 में हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ, 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे के बंदरगाह के नेवी सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनकी मांगे थी कुछ, जैसे सैनिकों को स्वस्थ भोजन दिया जाना चाहिए, वह नस्लीय भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। एक बीसी दत्ता थे, उनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। बीसी दत्ता को क्यों पकड़ा था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के जहाज़ पर लिख दिया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। इसीलिए उनको इसकी मांग थी और बाकी सैनिकों की, इनको रिहा कर दिया जाए। और 22 फरवरी को बॉम्बे में सैनिकों के पक्ष में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। धीरे धीरे यह विद्रोह कराची बंदरगाह था वहाँ तक फैल गया। और 26 जनवरी को फिर खुद पटेल और जिन्ना की सलाह पर दोनों ने ये आत्मसमर्पण करा दिया सैनिकों से, नौसेना। क्यों करवाया समर्पण, के कारण क्या थे, क्योंकि एक तो बात ये थी कि अंग्रेज सरकार हिंसा से विद्रोह को दबा सकती थी। अंग्रेजों के बाद यदि अंग्रेज चले भी जाते फिर सैनिकों का विद्रोह एक समस्या हो सकती थी, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिसको आत्मसमर्पण कराया। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, जो कि है 1946 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसके आयोग के इस जो आयोग था इसमें 3 सदस्य थे। एक तो थे पैथिक लॉरेंस, एक थे AB अलेक्जेंडर, ठीक है, और एक थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये तो थे जो पैथिक लॉरेंस थे भारत सचिव थे, ये नौसेना प्रमुख थे, और ये थे व्यापार बोर्ड के प्रमुख। इसके जो प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के, ये कुछ प्रावधान थे। अब प्रावधान में क्या था, एक तो प्रावधान ये था कि और जो अखिल भारतीय संघ है उसका गठन ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर किया जाएगा। दूसरा, संघीय ढांचे को भारत में लागू किया जाएगा, लेकिन रक्षा, विदेशी मामले और संचार के मामलों को केंद्र को दिया जाएगा, और अन्य सभी मामले प्रांतों को दिए जाएंगे। दूसरी बात। तीसरा, यदि धर्म के मामले में विवाद होता है तो केंद्रीय विधानमंडल में हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग अलग सलाह लेंगे, ठीक है। इसमें एक बात ये भी कही थी। चौथा, ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूह में विभाजित किया, एक तो हिंदू बहुमत, एक पश्चिम मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, और एक पूर्वी मुस्लिम। एक तो था हिंदू बहुसंख्यक, एक थे मुस्लिम इधर पश्चिमी मुस्लिम, और एक थे पूर्वी मुस्लिम। तो ये तो थे बंगाल आसाम वाले, पंजाब ये थे पंजाब सिंध वाले, और ये थे बिहार महाराष्ट्र उड़ीसा मद्रास यूपी MP बॉम्बे, ये हिंदू थे सारे। अब एक पांचवी बात क्या कही, पांचवी बात ये प्रांत अपने अलग समूह बना सकते हैं, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात कर दी गई इसमें। और संविधान सभा का गठन किया जाएगा, छठी बात ये गई। और सातवां, पहले प्रांतों को संविधान बनाया जाएगा, फिर बाद में केंद्रों का संविधान बना जाएगा, सातवीं बात ये थी। आठवीं, अंतरिम सरकार का गठन होगा और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, इसमें ये तो अच्छी बात करी गई। नौवां,
क्योंकि जो पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान के बीच भौगोलिक दूरी थी वो टोटली डिफरेंट थी, मतलब ऐसा तो कोई गलियारा दे ही नहीं सकते इसको, ठीक है, कॉरिडोर नहीं दे सकता, संसाधनों की समस्या और रियासतों की समस्या, तो ये कुछ बातें कही गई, पाकिस्तान को अलग स्टेट नहीं दिया जाएगा। अब आ जाता है हमारा कुछ जो इसके पॉलिटिक्स थे, इसके कैबिनेट मिशन के ये थे, जो पाक की मांग की, पाकिस्तान की मांग थी उसकी अस्वीकार कर दिया गया और अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और कुछ नेगेटिव थे, नेगेटिव क्या थे, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो प्रांत को देने से केंद्र कमज़ोर हो सकता था। सेकंड, प्रांतों को अलग समूह की व्यवस्था की गई तथा अलग संविधान बनाने की व्यवस्था की गई। इसके लिए मतलब ये एक तरह से एकता के लिए, भारतीय एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा था ये वाला। फिर हुए चुनाव 1946 में, संविधान सभा के चुनाव हुए। इसमें मुस्लिम जो लीग थी उनको प्रत्येक निर्वाचन में 78 में से 78 सीटें थी, उसमें से 73 सीटें मिली। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया कि मतलब हम नहीं लेंगे, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का डे के रूप में मनाया, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करा, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने अंतरिम सरकार को ज्वाइन कर लिया, और जिसमें लियाकत अली थे वो वित्त मंत्री बनाया गया इनको, लियाकत अली को। फिर हुई हमारी अटली घोषणा, ब्रिटिश पीएम थे ये वाले अटली, जो कि अटली घोषणा जो कि 20 फरवरी 1947 को की गई। उस समय अटली मतलब ये ब्रिटिश पीएम थे यहाँ, और इन्होंने 2 घोषणा की। एक तो कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया कर दिया जाएगा, और माउंटबेटन को भारत मतलब माउंटबेटन जो वो थे उनको भारत का नया गवर्नर जनरल बना के भेजा था बेबल की जगह। अब एक तो जो माउंटबेटन का एक बाल्कन प्लान था, पूछा जाता बाल्कन क्या है। तो इसमें क्या था, यही योजना माउंटबेटन द्वारा की गई थी, और इसके तहत भारत को बाल्कन देश है मतलब छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा। फिर आता है माउंटबेटन योजना, ये की गई 3 जून 1947। इसको डिकी वर्ड प्लान भी बोलते हैं। इसमें बोला गया 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान के रूप में बनेंगे। सेकंड, बंगाल और पंजाब के प्रांतीय विधानमंडल में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों को अलग अलग राय ली जाएगी, और यदि कोई एक सहमत होती है, यदि कोई एक की भी सहमत होती है तो विभाजन किया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा, सिलहट और उत्तरी जो पश्चिम सीमांत प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, उसमें जनमत संग्रह कराया जाएगा। और विभाजन के लिए एक वहाँ पे बंदे थे रेड क्लिफ नाम से, और रेड क्लिफ बाउंड्री कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। फिर ये कुछ इसके प्रावधान थे इसमें माउंटबेटन के। फिर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि 1947 में आया। इसको 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन द्वारा स्वीकार किया गया, और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया वहाँ पे। और जो इसमें प्रावधान थे, इसमें प्रावधान ये थे 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेट भारत पाकिस्तान बनाए जाएंगे। अंतरिम सरकार, सेकंड बात, अंतरिम सरकार चुनाव तक काम करेगी। तीसरी, जब तक चुनाव नहीं हो जाते संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी। और जो संविधान जब तक गठन नहीं हो जाता 1935 का अधिनियम लागू किया जाएगा, और ब्रिटिश महारानी की केसरी हिंद की उपाधि समाप्त कर दी गई, और रियासतों पर ब्रिटिश का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। तो ये था 1945 का क्या बोलते हैं 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो अब कुछ इसके बाद आते हैं सेकंड फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, जो क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।